मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्च के बारे में। लास्ट क्लास में हमने स्टार्च का स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया था। अब हम देख लेते हैं स्टार्च आगे। मंड, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। इट इज़ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से बंधे होते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार की होती है इसमें जो चेन होती है वो, एक तो होती है एमाइलोज चेन और दूसरी होती है एमाइलोपेक्टिन। फर्स्ट वन इज अमाइलोज एंड सेकंड वन इज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है अनब्रांच्ड चेन है, यानी अशाखित, और एमाइलोपेक्टिन जो है ये शाखित है, इसमें शाखाएं निकली हुई होती हैं, ठीक है। ये है ब्रांच्ड यानी शाखित, ये है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ये दोनों मिलकर के शर्करा का, ये दोनों मिलकर के स्टार्च का निर्माण करते हैं। स्टार्च जो है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनती है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होती है, मंड के रूप में पादपों में संचित रहती है। यहाँ तक हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं। स्टार्च यानी कि मंड, ये पादप के विभिन्न भागों में, जैसे रूट यानी मूल, स्टेम यानी कि तना, रूट यानी मूल, स्टेम यानी तना, बीज और कच्चे फलों के अंदर ये मिलती है, सीड्स यानी बीज, और फल यानी फ्रूट, इनके अंदर ये उपस्थित होती है। मंड जो है इन सभी के अंदर उपस्थित होती है, पादप के इन भागों में ये उपस्थित होती है। मंड यानी स्टार्च जो है ये पार्टिकल नेचर की होती है, ग्रेनुलर फॉर्म में होती है, पार्टिकल और ग्रेन्युलर फॉर्म में होती है, यानी कणों के रूप में होती है। ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके, ठीक है, यानी कणीय होती है। स्टार्च के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? कणीय अणु होते हैं, कण के रूप में होते हैं। उन्हें स्टार्च ग्रेन्यूल्स या मंड कण कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? स्टार्च ग्रेन्यूल्स या मंड कण। स्टार्च ग्रेन्यूल्स या मंड कण यह कहलाते हैं, ठीक है ना। ये मंड कण की जो आकृति होती है ये स्फेरिकल यानी गोलाकार, ओवल यानी अंडाकार, स्फेरिकल हो सकती है यानी गोलाकार हो सकती है, गोल हो सकते हैं, और इसके अलावा ये ओवल यानी अंडाकार हो सकती है, पॉलीगोनियल यानी बहुभुजी हो सकती है, पॉलीगोनियल यानी बहुभुजी भी यह हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हम और माने तो ये इर्रेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। जो मंड कणों की हम बात करते हैं इर्रेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। इनका साइज जो है 1 माइक्रोन से लेकर के 100 माइक्रोन तक हो सकता है। 1 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक इनका साइज हो सकता है। 1 माइक्रोन लगभग राइस में और 100 माइक्रोन पोटैटो के अंदर ये होती है। स्टार्च जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इनका साइज, ठीक है ना। ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करती है। पहले तो आप ये लिख लीजिए, फिर अपन बात करते हैं, सुनते रहिए। आयोडीन के साथ ये रिएक्शन करती है और दोनों चेन, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, दोनों प्रकार की चेन आयोडीन के साथ रिएक्शन करके अलग अलग तरह का कलर देती है। जो
एमाइलोज चेन है ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करके देती है reaction with iodine, reaction with iodine, एमाइलोज जो है ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करके देती है गहरा नीला रंग, डार्क ब्लू कलर। गहरा नीला रंग देती है यानी कि डार्क ब्लू कलर ये देती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है वो लाल बैंगनी रंग देती है। एमाइलोपेक्टिन प्लस आयोडीन रेडिश वॉयलेट कलर। इससे मिलता है, रेडिश वॉयलेट कलर इनसे मिलता है। ठीक है, इनका अम्ल के साथ या जल के साथ जल अपघटन हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस विद वाटर और एसिड, जल या अम्ल के साथ जल अपघटन हो जाता है और मिलता है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन नाम की शुगर जो है वो मिलती है, जो कि कम जटिल होती है। ठीक है, और भुने अनाजों के अंदर ये पाई जाती है। डेक्स्ट्रिन जो है ये कहाँ पाई जाती है? भुने अनाज यानी रोस्टेड सीरियल्स के अंदर ये मिलती है। रोस्टेड सीरियल्स यानी भुने अनाजों में ये पाई जाती है। ठीक है, भुने अनाजों के अंदर ये डेक्स्ट्रिन नाम की जो शुगर है ये उपस्थित होती है। ठीक है ना, तो ये तो हो गई बात हमारी स्टार्च की। अब हम आगे चलते हैं स्टार्च के बाद। नेक्स्ट जो हमारी शुगर है वो है ग्लाइकोजन। ये भी स्टार्च की तरह होमोपॉलीसैकेराइड है। इट इज आल्सो होमोपॉलीसैकेराइड। जैसे स्टार्च होती है ठीक उसी तरह से यह भी होमोपॉलीसैकेराइड होती है। ठीक है, ये एनिमल्स के अंदर होती है। ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स यानी जंतुओं में मिलती है, यानी प्राणियों के अंदर यह उपस्थित होती है। जंतु यानी प्राणियों के अंदर, एनिमल्स के अंदर ही यह उपस्थित होती है जो इस ग्लाइकोजन है। इसीलिए इसे एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। एनिमल स्टार्च या प्राणिज मंड। ये कहलाती है एनिमल स्टार्च या प्राणिज मंड, ये कहलाती है। होता क्या है, एनिमल्स जो हैं, देखो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स तो अपना फूड खुद बनाते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और भोजन के रूप में वो जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वो होती है ग्लूकोज।
ठीक है। ग्लूकोज, वो इस ग्लूकोज का बहुलीकरण कर देते हैं स्टार्च के रूप में और स्टार्च को संचित कर देते हैं अपने अनेक अंगों में, ठीक है ना। ये तो करते हैं काम कौन? प्लांट्स। एनिमल्स जो हैं, एनिमल अपना फूड खुद नहीं बनाते, दे आर हिटोट्रॉफिक, यानी कि ये अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं या दूसरे जीवों को खा करके प्राप्त करते हैं। तो इनका जो भोजन का मुख्य अवयव होता है वो भी ग्लूकोज ही होता है, लेकिन ये ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित न करके संचित करते हैं किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ये किस रूप में संचित करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। तो जिस तरह से स्टार्च प्लांट्स के अंदर एक संचित भोजन होता है, ठीक उसी तरह से ग्लाइकोजन जो है वो भी संचित रूप में रहती है, स्टोर्ड फॉर्म में रहती है इन द एनिमल्स। इसीलिए इसे एनिमल स्टार्च या प्राणिज मंड भी कहा जाता है, ठीक। इसीलिए इसे एनिमल स्टार्च या प्राणिज मंड भी कहा जाता है। जितनी भी जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है, सारी की सारी ग्लाइकोजन बनती है, ये सारी की सारी जाके पहुंच जाती है कहाँ? लिवर में, ठीक है। लिवर में और मसल सेल्स में, लिवर सेल्स और मसल सेल्स, पेशीय ऊतकों में जाके इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। यानी कि यकृत कोशिकाओं में और पेशीय ऊतकों में, यकृत कोशिका और पेशीय ऊतक, यहाँ पे ये संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, यह संचित हो जाती है, मुख्यतः लिवर के अंदर संचित रहती है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, मानव की बात करें, तो हमारे भोजन में जितनी भी ग्लूकोज होती है, ठीक है, वो सारी की सारी ग्लूकोज ब्लड के अंदर सबसे पहले जाके डिसॉल्व होती है। कहाँ जाके डिसॉल्व होती है? ब्लड में। फिर हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है, हमारी बॉडी में क्या, अधिकतर सभी मैमल्स की बॉडी के अंदर हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, जो कि पैनक्रियास से बनता है, पैनक्रियास से स्रावित होता है, पैनक्रियास से सीक्रेटेड होता है, ठीक है, अग्नाशय से सीक्रेट होता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये ग्लूकोज को बदल देता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन जो है ये संचित हो जाती है लिवर और मसल सेल्स के अंदर। जब जब हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है तो इस प्रक्रिया को, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ग्लाइकोजेनेसिस। तो जब जब हमारे शरीर को आवश्यकता होगी किसकी? ग्लूकोज की, तो उस समय लिवर से या मसल सेल से ग्लाइकोजन निकलेगी और वो वापस से परिवर्तित होगी ग्लूकोज के अंदर। यहाँ पे जो हार्मोन होता है वो काम आता है ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक इसका उल्टा यहाँ पे ग्लूकागोन नाम का हार्मोन काम आता है। ये भी पैनक्रियास से, अग्नाशय से ही बनता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं, ग्लूकोजेनेसिस। ये जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है ग्लूकोजेनेसिस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्लूकोज है वो क्या, वो जो ग्लाइकोजन है ये एनिमल स्टार्च है, यानी कि एनिमल्स जो है ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में। आगे चलते हैं हम। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज अणुओं का बहुलक है। जो ग्लूकोज अणु होते हैं वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। जिस तरह से अमाइलोज चेन होती है, ठीक उसी तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं।
ठीक है। लेकिन ये अमाइलोज की जैसी इनकी संरचना या श्रृंखला नहीं होती, इसकी श्रृंखला होती है ब्रांच चेन होती है, शाखित श्रृंखला होती है, ब्रांच चेन, लाइक अमाइलोपेक्टिन। जैसे अमाइलोपेक्टिन होता है ठीक उसी तरह से इनकी संरचना जो है, शाखाओं की संरचना शाखित होती है। अमाइलोपेक्टिन की तरह है शाखित श्रृंखलाएं इनकी होती हैं। जिस तरह से अमाइलोपेक्टिन के अंदर जो ग्लूकोज अणु एक लीनियर चेन में जुड़े रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं अल्फा 1,4 बॉन्ड से या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और जहां ब्रांचिंग होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, एट ब्रांचेस, शाखाओं पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। यानी कि हम बात करें, जैसे हमने अमाइलोपेक्टिन की संरचना बनाई थी, ग्लूकोज के अणु आपस में लीनियर रूप में जुड़े हुए हैं अल्फा 1,4 बॉन्ड के थ्रू, और जहाँ शाखाएं हैं वहाँ शाखाओं के ऊपर उपस्थित है अल्फा 1,6 बॉन्ड, ठीक है ना, अल्फा 1,6 बॉन्ड। इसके शाखाओं में ये जो शाखाएं होती हैं, ये स्टार्च के मुकाबले, ये जो ब्रांचेस होती हैं, स्टार्च के मुकाबले इन ब्रांचेस की लंबाई जो है लगभग कम होती है, अपेक्षाकृत या कंपेरेटिवली कम होती है। एज कंपेयर टू स्टार्च ब्रांचेस आर शॉर्ट। इसको हम लिख लेते हैं, स्टार्च के मुकाबले शाखाओं पे श्रृंखलाओं की लंबाई कम होती है। स्टार्च के मुकाबले शाखाओं की लंबाई कम होती है और कम होती है, और लगभग 10 से 12 ग्लूकोज रेसिड्यू एक ब्रांच पे होते हैं। लगभग 10 से 12 ग्लूकोज रेसिड्यू जो होते हैं वो एक ब्रांच पे होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेते हैं हम, ब्रांचेस are short as compared to starch। ब्रांचेस जो है स्टार्च के मुकाबले जो है वो छोटी होती हैं। ठीक है, ये इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ग्लाइकोजन जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी विलेय होता है, जल में विलेय होता है, जल में विलेय होता है और आयोडीन के साथ नीला लाल रंग देता है, गिव्स यहां लिख लेते हैं हम, reaction with iodine glycogen plus iodine ब्लू रेड कलर, आयोडीन के साथ नीला लाल रंग यह देता है। ठीक है,
जब भी हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज वापस बनता है और ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और हमारा शरीर, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। कुछ लोगों के अंदर पैनक्रियाटिक सेल्स जो होती हैं वो डिफेक्टिव हो जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें पैनक्रियाटिक सेल्स यानी अग्नाशय सेल्स जो हैं वो डिफेक्टिव हो गई, अग्नाशय की कोशिकाएं जो होती हैं वो डिफेक्टिव हो जाती हैं। देखो पैनक्रियाज में 2 टाइप की सेल्स मुख्यतः मिलती हैं। एक बार तो मैं आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पैनक्रियाज, अग्नाशय, इसमें 2 टाइप की सेल होती हैं। पहली अल्फा सेल और दूसरी बीटा सेल। अल्फा सेल बनाती है ग्लूकागॉन हार्मोन को और बीटा सेल बनाती है इंसुलिन हार्मोन को। बीटा सेल बनाती है इंसुलिन हार्मोन को। ये दोनों प्रोटीन है, ये दोनों हार्मोन जो है प्रोटीन के नेचर के, यानी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर बदलती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर बदलती है आवश्यकता पड़ने पर, और इंसुलिन रक्त में उपस्थित यानी ब्लड में प्रेजेंट एक्सेस ग्लूकोज को, यानी ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को निकाल के ग्लाइकोजन में बदल देती है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। ठीक है, ये काम होता है इंसुलिन का। जिन लोगों की बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है या मात्रा कम हो जाती है, जिनके अंदर बीटा सेल डिफेक्टिव हो जाती है, उन लोगों को डिसीज़ हो जाती है जिसे बोलते हैं हम डायबिटीज़। इनको हम बोलते हैं डायबिटीज़। इस डिसीज़ का एक और नाम है हाइपरग्लाइसीमिया। यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर की बीमारी जिनको हो जाती है वो इसीलिए हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन प्रॉपरली काम नहीं करता है या बनना बंद हो जाता है, तो रक्त के अंदर ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है। क्योंकि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो नहीं पाता तो ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं डायबिटीज़ होना, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया। अगर किसी में ये बनना बंद हो जाए, ठीक है ना, तो उसे बीमारी होती है, उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर, ग्लूकागॉन हार्मोन तो है नहीं, तो आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो, वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तन नहीं हो पाता, तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब अधिक और हाइपो का मतलब कम। ठीक है ना, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, ग्लाइकोजन की। आप इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा सेल्यूलोज। अब बात आती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज ये भी होमोपॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज जो है यह भी होमोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है ना, नॉर्मली प्लांट्स के अंदर मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड नहीं है।
स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, तो मैं आपको बता चुका हूँ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होते हैं ग्लाइकोजन और स्टार्च, और स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होते हैं काइटिन, पेक्टिन, सेल्यूलोज। ये सब क्या है? स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है। म्यूसिन, ये सारे अभी मैं आगे बताते जाऊंगा। ये सारे के सारे कैसे हैं? स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक पॉलीसेक्राइड है। क्यों? क्योंकि ये कोशिकाओं की संरचना निर्माण में काम आता है। ठीक है। कैसे? आप लोगों को ध्यान होगा, सेल बायोलॉजी के अंदर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका? सेल वॉल का। सेल वॉल का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यह होता है। सेल्यूलोज के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात शायद मैंने आपको बताया है, इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट पॉलीमर, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ऑर्गेनिक पॉलीमर नहीं बताया तो बता देते हैं, प्रेजेंट ऑन अर्थ। शायद फर्स्ट ईयर को बताया होगा मैंने। सेल्यूलोज जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक बहुलक है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक बहुलक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट पॉलीमर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है ना, कार्बनिक बहुलक है, प्रेजेंट इन सेल वॉल, मोस्टली प्रेजेंट इन सेल वॉल। कोशिका भित्ति के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अधिकतर यह कोशिका भित्ति में पाया जाता है, कोशिका भित्ति के अंदर उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति का जो मुख्य संगठन है वो सेल्यूलोज से ही बना होता है। लेस रिएक्टिव यानी निष्क्रिय, कम क्रियाशील, लेस रिएक्टिव और इनएक्टिव, ठीक है, यानी कि निष्क्रिय, यानी क्रिया नहीं करता। ठीक है, निष्क्रिय, ठोस यानी सॉलिड, ठोस यानी सॉलिड, और जल में एविले, इनसॉल्युबल इन वाटर। जल में एविले यानी इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लेस रिएक्टिव और इनएक्टिव, निष्क्रिय होता है, अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, रिएक्शन नहीं करता है, बहुत मुश्किल से रिएक्शन करता है। ठोस होता है यानी सॉलिड होता है, जल में एविले, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर के अंदर ही डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है ना। ये फाइबर्स के अंदर पाया जाता है अधिकतर, जैसे कॉटन फाइबर में प्रेजेंट इन फाइबर्स, पादप के रेशेदार हिस्सों में, भागों में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है।
कॉटन फाइबर, रेशम के धागों में 90% सेल्यूलोज के बने होते हैं। कॉटन फाइबर जो होते हैं उनमें ये 90% प्रेजेंट होता है। वुड में 40 से 50%, लकड़ी में 40 से 50% और ड्राइड हेम्प जो जूट होती है, जूट होती है जो हेम्प, उसमें ये लगभग 57% तक प्रेजेंट होता है। 57% तक यह प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। कॉटन फाइबर जैसे हम बोलते हैं कपास, ठीक है ना, जो सूती कपड़ा होता है, सूती धागा होता है, मुख्यतः सेलुलोज फाइबर्स का बना होता है। सेलुलोज की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो फाइबर जैसी रचनाएं बना लेती हैं। ठीक है ना, रेशेदार संरचनाएं बना लेती हैं। सेलुलोज के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसका जल अपघटन नहीं होता, मुश्किल से होता है। जल अपघटन नहीं होता। जो इसका हाइड्रोलिसिस है, इसका हाइड्रोलिसिस मुश्किल से होता है, डाइल्यूट एसिड के द्वारा होता है, तनु अम्ल के द्वारा। ठीक है, यानी कि इसका वाटर हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट एसिड से होता है। सेलुलोज जो है इसका हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट एसिड से होता है, जैसे सेलो बायो, सेलो ट्रायो, सेलो टेट्रोज वगैरह मिलते हैं। ठीक है ना। इसके पूर्ण अपघटन अगर हो जाए, तो 95% तक ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। 95% तक ग्लूकोज जो है इसको प्राप्त हमें हो जाता है। ह्यूमंस, मानव, ठीक है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट डाइजेस्ट। मनुष्यों के द्वारा यह डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, इसको पचाया नहीं जा सकता। स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह को तो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये नहीं डाइजेस्ट होता, पचाया नहीं जाता। ठीक है। केवल कुछ जो रूमिनेंट्स होते हैं, चौपाए होते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं, रूमिनेंट्स, उनकी आंत में, रूमिनेंट्स जो हैं दुधारू पशु, गाय, ठीक है, भैंस, बकरी, ऊंट, ऐसे जो जानवर हैं, इनकी आंतों के अंदर कुछ बैक्टीरिया फंगस और कुछ जर्म्स मिलते हैं जो कि इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो रूमिनेंट्स इसको पचा सकते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं वो इसको पचा सकते हैं। यही वजह है कि दुधारू पशु जो होते हैं वो चारा खा लेते हैं और पचा लेते हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो चारा जैसी चीज़ को नहीं खाता, वो पचा नहीं सकता, लेकिन रूमिनेंट्स उसको पचा जाते हैं। ठीक है ना। सख्त चीज़ें होती हैं उसको वो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके इंटेस्टाइन के अंदर, उनकी आंतों के अंदर ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु और कवक और कुछ कीट यानी जर्म्स ऐसे मिलते हैं जो इसको पचाने के लिए एंजाइम बनाते हैं, जिसकी वजह से ये पच जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, संरचना की। इसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना की, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बनता है। बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के सेलुलोज बनता है। अनब्रांच्ड होता है,
ठीक है। अनब्रांच जो होता है और इनके अंदर पाया जाने वाला लिंकेज जो होता है वो होता है β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लिंकेज होता है β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो बॉन्ड इनमें बनता है वो कहलाता है β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। चाहे तो हम इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एन का मतलब है बीच वाले एन जो है कितने भी हो सकते हैं। बीच वाले जो एन है इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। लगभग इसमें 1500 से लेकर के 3000 तक अणु मिल करके सेलुलोज का निर्माण करते हैं। लगभग 1500 से लेकर के 3000 तक अणु मिल करके सेलुलोज मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। ये n जो है, इस n का मतलब ये मान के चलना n की जगह कुछ भी आ सकता है। n की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1500, यानी बीच में ऐसे 1500 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड है β14 और ये वाला बॉन्ड भी है β14 लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये बात हो गई ग्लूकोज की हमारी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज हम बाकी के बचे हुए हेमीसेलुलोज, सेलुलो और इन्युलिन, इसके अलावा काइटिन, पैक्टिन कुछ हैं जो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसके अंदर हम ये हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दें, फिनिश कर दें। ठीक है बच्चों, तो आज हम ख़त्म कर रहे हैं, इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।